दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की सन 1983 में आई फिल्म महान के बहुत सारे अनसुनी कहानियों और इसमें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1983 में आई फिल्म महान का नाम सुनते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो है अमिताभ बच्चन का ट्रिपल रोल। लेकिन इस फिल्म की शुरुआत और इसकी कहानी जितनी दिलचस्प स्क्रीन पर है, उससे कहीं ज्यादा अनसुने किस्से और सच्चाइयां इससे जुड़ी हैं जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस फिल्म के बनने के सफर पर, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि अमिताभ की अब तक की सबसे रिस्की परफॉर्मेंस में से एक थी। बात शुरू होती है 1978 से, जब कन्नड़ इंडस्ट्री में एक फिल्म आई। शंकर गुरु हीरो थे डॉक्टर राजकुमार और फिल्म ब्लॉकबस्टर निकली। इसी फिल्म ने एक लहर शुरू की, रीमेक की। उसी साल तेलुगु में बनी कुमारा राजा, हीरो थे कृष्णा, और अगले ही साल यानी 1979 में तमिल में बनी त्रिशूल, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी शिवाजी गणेशन ने। इन सब फिल्मों की सफलता ने हिंदी फिल्म मेकर्स को भी इस कहानी की तरफ खींचा और हिंदी रीमेक का प्लान बना। नाम रखा गया महान। शुरुआत में इस फिल्म के लिए जितेंद्र को हीरो कास्ट किया जा रहा था, लेकिन उस दौर में जितेंद्र साउथ की फिल्मों में इतना बिजी थे कि उन्होंने खुद प्रोड्यूसर्स से कहा कि अमिताभ बच्चन को लो, और उन्होंने खुद अमिताभ से बात भी की इस फिल्म के लिए। 16 नवंबर 1979 को अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया। उनके साथ हेमा मालिनी और जीनत अमान को भी साइन किया गया। एक और रोल के लिए जब राखी से बात हुई और उन्हें पता चला कि उनका किरदार हीरो की मां का है और उनके बेटों की हीरोइंस हेमा और जीनत हैं, तो उन्हें ये लगा कि वो स्क्रीन पर ज्यादा उम्र की लगेंगी और उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। उनकी जगह वहीदा रहमान को साइन किया गया। अब फिल्म के मुख्य कलाकारों की लिस्ट कुछ यूं बनी: अमिताभ बच्चन, वहीदा रहमान, जीनत अमान। हेमा की जगह बाद में प्रवीण बाबी, अशोक कुमार, अमजद खान, शक्ति कपूर, मुकरी, सुजीत कुमार, अरुणा ईरानी, उर्मिला भट्ट, नंदिता ठाकुर। डायरेक्टर बने एस रामनाथन, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ को फिल्म बॉम्बे टू गोवा में डायरेक्ट किया था। फिल्म की स्टोरी दक्षिण कंबाइंस की थी। स्क्रीन प्ले प्रयागराज और के शुक्ला ने लिखा, डायलॉग्स कादर खान ने लिखे और म्यूजिक दिया पंचमदा यानी आर.डी. बर्मन ने। गीतकार थे अनजान। फिल्म की शूटिंग 1981 में शुरू हुई, लेकिन उससे पहले मुहूर्त हुआ फरवरी में। कहा जाता है कि फिल्म की शूटिंग के शुरुआती कुछ हिस्सों में हेमा मालिनी ने हिस्सा लिया था, लेकिन फिर अचानक उन्होंने फिल्म छोड़ दी। बाद में उन्होंने बताया कि मैं बार बार पूछती रही कि शूटिंग कब है, लेकिन हर बार जवाब मिलता कि अमिताभ की टांग में चोट है या फिर फाइनेंस की दिक्कतें हैं। इस इंतजार में काफी वक्त गुजर गया और उसी दौरान हेमा प्रेग्नेंट हो गईं। आखिरकार उन्होंने फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह ली प्रवीण बाबी ने। अब फिल्म की कहानी और किरदार सब सेट हो चुके थे, लेकिन अमिताभ इस फिल्म को लेकर अंदर से बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि इस फिल्म में एक ऐसा किरदार भी था जिसमें उन्हें कठपुतली के कलाकार यानी वेंट्रिलोक्विस्ट का रोल निभाना था। दरअसल 1982 के फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शन में फेमस वेंट्रिलोक्विस्ट रामदास पाधे ने परफॉर्म किया था, और अमिताभ उस परफॉर्मेंस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि मैं कभी ना कभी इस तरह का किरदार जरूर निभाऊंगा। रामदास पाधे के पिता यशवंत पाधे खुद जादूगर थे और उन्होंने ही मैजिक शो में पपेट को शामिल किया था। वो कला उन्होंने अपने बेटे को सिखाए और फिर रामदास पाधे ने कई फिल्मों में अपनी कठपुतली दिखाई। पहली बार 1963 की फिल्म अकेली मत जइयो में महान में जो पपेट यूज हुआ वो रामदास पाधे ने ही बनाया था। शूटिंग के दौरान भी कई मजेदार और खतरनाक घटनाएं हुई। अमिताभ ने खुद एक बार सोशल मीडिया पर बताया कि नेपाल में जब वो अपने बेटे अभिषेक के साथ शूटिंग कर रहे थे तो एक बार वो पतली सी नाव में बैठे थे। नदी का फ्लो बहुत तेज था, नाव उलट गई और वो दोनों पानी में फंस गए। उनके साथ फोटोग्राफर आलम भी थे। उन्होंने स्थिति को भांपते ही छलांग लगा दी और नाव को सीधा किया और दोनों को बचाया। एक और हादसा फिल्म के क्लाइमैक्स गाने असली क्या है नकली क्या है की शूटिंग में हुआ, जब अमिताभ रस्सी से फिसल गए और उनकी हथेलियां बुरी तरह छिल गईं। शूटिंग रोकनी पड़ी। दिल्ली में शूटिंग के दौरान उन्हें एक दिन सुबह सुबह अस्थमा अटैक भी आया और फिर से शूट रोकनी पड़ी। फिल्म में सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम का नाम क्रेडिट्स में था, लेकिन ऑडियो रिलीज में उनका कोई गाना नहीं था। जब रिपोर्टर आर.एम. विजेकर ने इस बारे में पूछा तो बालासुब्रमण्यम ने बताया कि उनकी आवाज बस टाइटल म्यूजिक में कोरस के तौर पर थी, कोई सोलो गाना नहीं था और इसलिए उनकी आवाज पहचान में नहीं आई। फिल्म के एक खास सीन की बात करें तो जब कई सालों बाद सीनियर अमिताभ और वहीदा रहमान का फोन पर बात करने वाला सीन आता है, उस सीन में अमिताभ गुनगुनाते हैं, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। लेकिन इस गाने को बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया क्योंकि उनकी आवाज को लेकर काफी मजाक बनाया गया।
नतीजतन बाद के सिनेमाघरों में दिखाए गए प्रिंट से इस गाने को हटा दिया गया, लेकिन VHS वर्जन में ये गाना मौजूद था। एक और गाना जो काफी पॉपुलर हुआ वह था प्यार में दिल पे मार दे गोली ले ले मेरी जान, जिसे नेपाल के भक्तपुर दरबार स्क्वायर में शूट किया गया था। मजेदार बात यह है कि इस गाने में जो लोग देख रहे हैं वो असली लोग हैं जो शूटिंग देखने आ गए थे, और सबने बहुत सहयोग किया ताकि गाने की शूटिंग स्मूथ हो सके। दुर्भाग्यवश 2015 में नेपाल में आए भूकंप ने उस जगह को तबाह कर दिया। एक और गाना जो अमिताभ के दिल के बहुत करीब था वह था ये दिन तो आता है एक दिन जवानी में, और अमिताभ चाहते थे कि पंचमदा ये गाना अपनी असली आवाज में गाएं। दरअसल RD बर्मन बचपन में टॉन्सिल की सर्जरी के कारण अपनी आवाज को थोड़ा छुपा कर गाते थे, लेकिन कुछ गाने उन्होंने अपनी असली आवाज में भी गाए हैं और यह गाना उन्हीं में से एक है। ये गाना उन्होंने आशा भोसले के साथ गाया था। इसी गाने में एक दिलचस्प गलती हो गई थी। लाइन थी ये दिन तो आता है, लेकिन RD बर्मन ने गलती से दोनों बार दिल गा दिया और गाना ऐसे ही हिट हो गया। ये गाना सूरजकुंड फरीदाबाद में शूट किया गया था, जहां 1987 से हर साल मेला भी लगता है। फिल्म के बाकी गानों की बात करें तो किशोर कुमार और अमित कुमार का गाया असली क्या है नकली क्या है, किशोर कुमार का आधी बात हो चुकी और हर छोरी रानी ही या हर छोरा राजा भी शामिल थे। अमिताभ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने किशोर दा की आवाज में हर छोरी रानी हिया सुना तो सोच में पड़ गया कि क्या मैं पर्दे पर उतनी ही एनर्जी के साथ इसे निभा पाऊंगा। फिल्म के राइट्स बाद में शेमारू ने खरीदे थे और 2014 में जब फिल्म तमंचे में प्यार में दिल पर मार दे गोली गाना इस्तेमाल किया गया तो शेमारू ने इसका विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में याचिका लगाई कि ये कॉपीराइट का उल्लंघन है, लेकिन तमंचे के मेकर्स ने बताया कि उन्होंने ये गाना यूनिवर्सल म्यूजिक से परमिशन लेकर यूज किया है और कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 1983 में जब फिल्म का पायरेटेड VHS वर्जन आया था तो उसमें कई ऐसे सीन्स थे जो थिएटर में रिलीज प्रिंट में नहीं थे। बाद में शेमारू ने जो DVD वर्जन निकाला उसमें भी कुछ अंतर था। जहां तक फिल्म के रिसेप्शन की बात है तो ऑडियंस को फिल्म का म्यूजिक और परफॉर्मेंस तो पसंद आया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास नहीं चली। वजह यह भी थी कि अमिताभ बच्चन उस दौर में इतना बड़ा नाम बन चुके थे कि उनकी फिल्मों की कीमतें बहुत ऊंची थीं और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज्यादा कलेक्शन की जरूरत होती थी जो इस फिल्म से नहीं मिल पाए। फिल्म की लागत 1.5 से 2 करोड़ के बीच मानी जाती है और कलेक्शन करीब 3.35 करोड़ बताया जाता है। कुछ जगहों पर 4 करोड़ भी लिखा गया है। भारत के कई हिस्सों में फिल्म को एवरेज और फ्लॉप कहा गया, जबकि साउथ इंडिया में फिल्म ने सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाई। खास बात यह भी है कि 2009 में जब इस फिल्म को सैटेलाइट चैनल सनी टीवी पर दिखाया गया तो उस दिन की TRP रिकॉर्ड तोड़ आई थी। आलोचकों का ये भी कहना था कि जिस तरह से दिलीप कुमार ने बैराग में ट्रिपल रोल करके एक प्रयोग किया था, वैसा ही कुछ अमिताभ ने महान में किया, लेकिन दोनों ही फिल्मों में नतीजा मिला जुला रहा। पर हकीकत यह है कि महान उन फिल्मों में से एक है जिसमें एक ही अभिनेता का 3 किरदारों में इतने अलग अलग शेड्स में नजर आना हिंदी सिनेमा के इतिहास में दुर्लभ है। और इस फिल्म के बनने के पीछे जितने संघर्ष और कहानियां हैं वो इस बात का सबूत है कि हर महान फिल्म के पीछे एक महान सफर होता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस खास एपिसोड का यहाँ होता है अंत। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि फिल्मी किस्सों का ये कारवां यूं ही चलता रहे। धन्यवाद।